बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जनाब द कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड पंजाब एक्ट 1912। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके प्रीएम्बल से कि इसका प्रीएम्बल जो है, चूँकि किसी भी लॉ का जो प्रीएम्बल है वो उसका ऑब्जेक्ट या पर्पस बता रहा होता है कि ये लॉ क्यों बनाया गया। एन एक्ट टू मेक बेटर प्रोविजंस फॉर द कॉलोनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स इन द पंजाब। तो ये एक्ट बनाने का जो मकसद था उसके सिर्फ दो ही इसमें पर्पसेस बताए गए हैं। एक तो कॉलोनाइजेशन है, दूसरा है एडमिनिस्ट्रेशन। जितनी भी पंजाब गवर्नमेंट की लैंड्स हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन और उनकी कॉलोनाइजेशन जो है उसको करने के लिए ये एक्ट बनाया गया था। इसके अलावा हम सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें जो टर्म्स इस्तेमाल होनी है वो कॉलोनी है या कॉलोनाइजेशन है, वो हम पढ़ेंगे आगे डेफिनेशन क्लॉज में। Whereas it is expedient to make better provisions for the colonization and administration of government lands in the Punjab, it is hereby enacted। इस लॉ को बनाया गया है सिर्फ़ और सिर्फ कॉलोनाइजेशन के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट लैंड्स को। नंबर 1 जो है, सेक्शन नंबर 1 है टाइटल एंड लोकल एक्सटेंट। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड्स पंजाब एक्ट 1912। ये इसका टाइटल हो गया और इसकी एक्सटेंट जो है वो पूरा पंजाब है एक्सेप्ट द ट्राइबल एरियाज़, लेकिन इसमें फाटा शामिल नहीं है। इसके बाद रिपील, ये सेक्शन नंबर 2 है, रिपील हो चुका है। 3 है डेफिनेशन क्लॉज के साथ डील कर देता है। इन दिस एक्ट, अगर इस एक्ट में जो डेफिनेशन का मतलब लिख दिया गया है, ठीक है, अगर तो किसी और लॉ में बताया गया है तो उसको फॉलो किया जाएगा, कोई स्पेशल लॉ है तो, अदरवाइज़ ये वाली डेफिनेशन का मतलब यही समझा जाएगा। इन दिस एक्ट अनलेस देयर इज़ एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेस्ट। कलेक्टर मीन्स द कलेक्टर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट। कलेक्टर से मुराद है जो हमारे डीसी साहिबान हैं। अब पहले कलेक्टर होता था, अब जो है डीसी के पास तमाम पावर्स कलेक्टर वाली हैं। एंड इंक्लूड्स एनी ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। एक तो डिस्ट्रिक्ट का ऑफिसर जो होगा कलेक्टर वो होगा, या फिर कोई भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो ऑफिसर अपॉइंट करेगा टू परफॉर्म ऑल और एनी ऑफ द फंक्शंस एंड पावर्स एक्सरसाइज ऑल और any of the powers of the collector under this act, and any colonization officer of the assistant colonization officer appointed as such before the commencement of this act। और तमाम जो ऑफिसर जो कि अपॉइंट किए जाएंगे एज एन कॉलोनाइजेशन ऑफिसर या असिस्टेंट कॉलोनाइजेशन ऑफिसर, वो भी क्या कहलाएंगे, वो भी कलेक्टर कहलाएंगे इस एक्ट की कमेंसमेंट से पहले। वेदर और नो सच ऑफिसर वाज बाय नोटिफिकेशन अपॉइंटेड टू परफॉर्म। अगर उस ऑफिसर का कोई नोटिफिकेशन इस एक्ट के लागू होने से पहले जारी हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वो डीसी के जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करेगा। उसके बाद है कमिश्नर। कमिश्नर इंक्लूड्स एनी ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टू परफॉर्म ऑल और एनी ऑफ द फंक्शन एंड एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ द पावर्स ऑफ ए कमिश्नर अंडर दिस एक्ट। कमिश्नर वो बंदा होगा जिसको अपॉइंट करेगा या तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कि वो परफॉर्म करे तमाम के तमाम जो कमिश्नर के फंक्शंस हैं, पावर्स हैं, वो परफॉर्म आके करे, उसको हम बोलेंगे ये कमिश्नर है। अब कॉलोनी की डेफिनेशन क्या है? कॉलोनी मींस एनी एरिया। सबसे पहले कॉलोनी के लिए शर्त ये है, कॉलोनी वहाँ पे बनेगी जहाँ पे कोई एरिया मौजूद होगा। कॉलोनी मींस एनी एरिया टू विच दिस एक्ट शैल बी अप्लाइड। कोई भी ऐसा एरिया जिस पे ये एक्ट अप्लाई होगा बाई ऑर्डर ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सूबाई हुकूमत के हुक्म से। एंड अनलेस द प्रोविंशियल गवर्नमेंट अदरवाइज डायरेक्ट्स, और जब तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट डायरेक्ट्स नहीं करेगी, एनी एरिया टू विच द गवर्नमेंट टेनेंट्स एक्ट अप्लाइज। तो वो एरिया जिस पे गवर्नमेंट टेनेंट्स एक्ट 1893 का अप्लाई होगा उसको हम बोलेंगे कि ये कॉलोनी है। इसमें दो ही सूरत हाल हैं, या तो एक वो एरिया जिस पे जो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है अप्लाई कर देगी अपने ऑर्डर के ज़रिए से ये एक्ट जो हम पढ़ रहे हैं कॉलोनी एक्ट, तो उसको हम बोलेंगे कि ये कॉलोनी है। या फिर दूसरी सूरत हाल में जब तक गवर्नमेंट डायरेक्ट नहीं करेगी तो जो गवर्नमेंट टेनेंट एक्ट जहाँ पे अप्लाई होगा उसको हम बोलेंगे कि ये भी कॉलोनी है। नेक्स्ट वन है प्रेस्क्राइब्ड। कि प्रेस्क्राइब्ड का क्या मतलब होगा? प्रेस्क्राइब्ड मीन्स सैंक्शन बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अंडर दिस एक्ट और अंडर द एक्ट हेयर बाई रिपील्ड। जहाँ कहीं पे भी प्रेस्क्राइब्ड का मतलब इस्तेमाल होगा तो उससे मुराद होगी सैंक्शन बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, यानी कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का इजाज़तनामा एक तरह का आप कह लें।
नेक्स्ट वन है इम्प्रूवमेंट्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है इस एक्ट की। इम्प्रूवमेंट मीन्स विद रेफरेंस टू ए टेनेंसी, यानी कि टेनेंसी के हवाले से जो इम्प्रूवमेंट का मतलब होगा। चूँकि हमने इसको पहले ही इम्प्रूवमेंट्स की डेफिनेशन जो है टेनेंसी एक्ट में भी इसको पढ़ लिया है, तो यहाँ पे हम इसको बिल्कुल शॉर्ट सा ओवरव्यू इसका करेंगे कि इम्प्रूवमेंट मीन द रेफरेंस टू ए टेनेंसी एनी वर्क विच इज़ सूटेबल टू द टेनेंसी, यानी कि कोई भी आप ऐसा काम करते हैं जो कि टेनेंसी के लिए सूटेबल हो और आपका जो टर्म्स एंड कंडीशंस तय हुई हैं टेनेंसी एग्रीमेंट में उसके मुताबिक हो, उसके कंसिस्टेंट हो, बाय विच द वैल्यू ऑफ द टेनेंसी हैज़ बीन एंड कंटिन्यूज़ टू बी इंक्रीज्ड, और जिस इम्प्रूवमेंट्स की वजह से आपके जो टेनेंसी की वैल्यू है वो मुसलसल तौर पे बढ़ रही है या बढ़ जाती है, एंड विच इफ़ नॉट एग्जीक्यूटेड ऑन द टेनेंसी इज़ ईदर एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली फॉर इट्स बेनिफिट्स, और अगर तो उसको टेनेंसी एग्रीमेंट्स में लिखा गया था कि अगर आप इम्प्रूवमेंट करेंगे तो आप ये फ़ायदे ले सकते हैं, तो ठीक है। अदरवाइज़ क्या होगा, आफ्टर एग्जीक्यूशन मेड डायरेक्टली बेनिफिशियल टू इट, या उसकी एग्जीक्यूशन होने के बाद जो ये इम्प्रूवमेंट्स हैं इनके एग्जीक्यूशन होने के बाद डायरेक्टली फ़ायदा होता है किसको, लैंडलॉर्ड को, तो फिर क्या होगा, इट इंक्लूड्स अमंग अदर थिंग्स, इस इम्प्रूवमेंट्स में ये चीज़ें वो कह रहे हैं शामिल होंगी। अगर आप कोई कुआं वगैरह बनाते हैं वहाँ पे वो इसमें इम्प्रूवमेंट्स में शामिल होगा, स्टोरेज के लिए, वाटर की या एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए, या आप कोई ड्रेनेज बनाते हैं फ्लड्स की प्रोडक्शन के लिए, कोई बन वगैरह बनाते हैं, या ट्रीज़ वहाँ पे वो प्लांट करते हैं, ज़मीन को जो है लेवलिंग उसकी करवाते हैं, एंड कोई भी कंस्ट्रक्शन है जो कि पहले से चल रही थी उसका रीन्यूअल करते हैं, उसकी अल्ट्रेशन कोई करते हैं, उसकी कोई रिपेयर करते हैं, जो रिपेयर होगी वो इम्प्रूवमेंट्स में शामिल नहीं होगी, आप दोबारा से कोई भी चीज़ बनाएंगे वो उसमें शामिल होगी। बट इट डज़ नॉट इंक्लूड सच क्लियरेंस, इम्बैक्टमेंट्स, लेवलिंग, इंक्लोजर, टेम्परेरी वेल्स एंड वाटर, लेकिन वो कह रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट्स में ये मंदरजा झैल चीज़ें जो हमने लिख दी हैं ये शामिल नहीं होंगी, ठीक है, जिसके लिए आपको कोई स्पेशल एक्सपेंडिचर बर्दाश्त ना करना पड़े। इम्प्रूवमेंट्स के लिए जो मेन शर्त है वो यही है कि जिसके लिए आप कोई स्पेशल ख़र्चा करके कोई इम्प्रूवमेंट करते हैं, और वो एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होती है। एंड नेक्स्ट वन है टेनेंट्स की डेफिनेशन कि टेनेंट क्या होगा। टेनेंट मीन्स एनी पर्सन होल्डिंग लैंड इन ए कॉलोनी एज ए टेनेंट, कोई भी बंदा जो कि लैंड यानी कि ज़मीन को होल्ड करेगा किसी भी कॉलोनी में, उसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, ये टेनेंट है, टेनेंट ऑफ द गवर्नमेंट, और उसमें शामिल होंगे प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर इन इंटरेस्ट ऑफ द टेनेंट। अब प्रीडिसेसर वो होते हैं जो पहले से बंदा मौजूद था, और सक्सेसर वो होता है जो नया आता है, जो बाद में आता है, उसको हम बोलते हैं सक्सेसर इन इंटरेस्ट है। ये है प्रीडिसेसर्स एंड सक्सेसर, वो भी टेनेंट ही कहलाएंगे। नेक्स्ट वन है ओरिजिनल टेनेंट। अब कौन होगा ओरिजिनल टेनेंट? मीन्स एनी मेल, यानी कि कोई भी मेल है, यहाँ पे फीमेल का बात नहीं हो रही, मेल है, टू वूम अ टेनेंसी इज़ फर्स्ट अलॉटेड, यानी कि कोई भी मेल पर्सन है जिसको टेनेंसी पहले अलॉट कर दी गई थी बाय द कलेक्टर के ज़रिए से, एंड इंक्लूड्स द मेल ट्रांसफरी, और उसी ओरिजिनल टेनेंट में वो भी बंदा शामिल होगा जो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहा है, ऑफ सच ए टेनेंट एंड एनी मेल नोमिनेटेड बाय द कलेक्टर, या कोई भी मेल जिसको कलेक्टर नोमिनेट करेगा इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 21 टू सक्सीड ए फीमेल, या पहले कोई फीमेल थी तो उसके बाद कोई वो मेल सक्सीड करता है, टू वूम अ टेनेंसी वाज फर्स्ट अलॉटेड, जिसको वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाएगी, अलॉट की जाएगी, तो वो क्या कहलाएगा? ओरिजिनल टेनेंट कहलाएगा। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 है इसका, जो प्रीलिमिनरी इब्तदाइया के साथ डील करता है। चैप्टर 1 क्या बोलता है जनाब? चैप्टर 1 का सेक्शन 4 है, वो कहता है एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट। ये जो एक्ट है ये कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होगा? दिस एक्ट शैल अनलेस द प्रोविंशियल गवर्नमेंट अदरवाइज डायरेक्ट, जब तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स डायरेक्ट नहीं करेगी ये एक्ट अप्लाई होगा। कहाँ पे अप्लाई होगा? अप्लाई टू द लैंड टू विच द प्रोविजन ऑफ द गवर्नमेंट टेनेंट्स पंजाब एक्ट 1893, ये वहाँ पे अप्लाई होगा जहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट्स का जो टेनेंट एक्ट है, गवर्नमेंट टेनेंट्स एक्ट 1893 अप्लाई होगा, वहाँ पे ये एक्ट भी एप्लीकेबल होगा। हैव बीन अप्लाइड
एंड टू एनी अदर लैंड, या कोई भी ऐसी लैंड टू विच द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट अप्लाई, कोई भी ऐसी गवर्नमेंट की लैंड जहाँ पे गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन कह देगी कि जनाब इस लैंड पे भी ये एक्ट अप्लाई होना है, तो वहाँ पे भी ये अप्लाई होगा। नेक्स्ट वन है 5th वन, पावर टू विदड्रा ए कॉलोनी फ्राम द ऑपरेशन ऑफ द एक्ट। अब कोई भी कॉलोनी है या कोई भी एस्टेट है जिसको गवर्नमेंट ने इसकी एप्लीकेबिलिटी से, इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी से निकालना है, ऑपरेशन से निकालना है, तो क्या होगा, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे एट एनी टाइम बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट, यानी कि गवर्नमेंट ने क्या करेगी, एक नोटिफिकेशन देगी ऑफिशियल गजट में, और क्या करेगी, विदड्रॉ कर लेगी अ कॉलोनी और एनी पार्ट ऑफ द कॉलोनी फ्राम द ऑपरेशन ऑफ ऑल और एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के किसी हिस्से के ऑपरेशन से या पूरे एक्ट के ऑपरेशन से किसी कॉलोनी को नोटिफिकेशन के ज़रिए से निकाल दिया जाएगा कि जनाब इस कॉलोनी पे ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट वन है 6th, एप्लीकेबिलिटी ऑफ टेनेंसी लॉज, यानी कि जो टेनेंसी लॉज हैं वो कैसे अप्लाई होंगे, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 7, यानी कि जो सेक्शन 7 में चीज़ें लिख दी गई हैं उनको फॉलो किया जाएगा जब तक कोई अलहदा सी चीज़ ना लिखी गई हो, अलहदा से किसी और लॉ में जो है चीज़ प्रोवाइड ना की गई हो। तो दी पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 और एनी अदर लॉ, या फिर जो पंजाब टेनेंसी एक्ट होगा या कोई भी लॉ फॉर द टाइम बिंग जो इन्फोर्स होगा, ठीक है, पंजाब के किसी भी हिस्से में, शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू द टेनेंसीज अंडर दिस एक्ट, तो वो टेनेंसीज पे एप्लीकेबल नहीं होगा, शैल नॉट ज़रूरी है। नेक्स्ट वन है 7th, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, और कहाँ कहाँ पे जो पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 है वो अप्लाई होगा कॉलोनी पे, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट की प्रोविजंस के अलावा द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, जो पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट है उसका जो चैप्टर 7 ऑफ द पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887 है, और द कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ, या कोई भी जो इससे मुतल्लिक प्रोविजन होंगी किसी और लॉ की, वेयर प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट आर नॉट टू बी टेकन, जहाँ पे इस एक्ट के तहत प्रोसीडिंग ना चलाई जा रही हों, एंड द रूल्स देयर अंडर, या किसी भी रूल्स के तहत, शैल अप्लाई टू ऑल प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट, तो फिर वो तमाम जो प्रोसीडिंग होंगी वो इस एक्ट के तहत चलाई जाएंगी जो कि हम पढ़ रहे हैं। 2nd क्लॉज है, नथिंग इन दिस सेक्शन 6 शैल अफेक्ट द एप्लीकेशन ऑफ द पंजाब टेनेंसी एक्ट, जो सेक्शन 6 है इस एक्ट का वो पंजाब टेनेंसी एक्ट पे एप्लीकेबल नहीं होगा, उसको अफेक्ट नहीं करेगा, और एनी अदर लॉ रिलेटिंग टू टेनेंसी फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, या कोई भी लॉ जो कि टेनेंसी के हवाले से है, टाइम बीइंग इन फोर्स है, उस पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। टू एनी मैटर, किसी भी मैटर पे, और डिस्प्यूट अराइजिंग बिटवीन द गवर्नमेंट टेनेंट्स एंड देयर सब टेनेंट्स, यानी कि जो भी मैटर जो गवर्नमेंट टेनेंट्स के दरमियान आए या उसके सब टेनेंट्स के दरमियान आ जाए, टू विच द गवर्नमेंट इज़ नॉट ए पार्टी, जिसमें गवर्नमेंट पार्टी नहीं होगी। अब चैप्टर 2 है प्रोविजन रिलेटिंग टू द टेनेंट्स, यानी कि अब कोई भी प्रोविजंस आ गई हैं जो कि रिलेटिंग हैं किसके, टेनेंट्स के रिलेटिंग हैं। चैप्टर 2 सेक्शन नंबर 10 है इशूइंग ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ कंडीशन ऑफ टेनेंसीज। अब जो है कोई भी स्टेटमेंट आपने इशू करनी है टेनेंसी की कंडीशंस के हवाले से। द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सब्जेक्ट टू द जनरल अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट, जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होगा जनरल अप्रूवल लेके गवर्नमेंट का क्या करेगा, मे ग्रांट लैंड इन ए कॉलोनी, किसी भी कॉलोनी में जो लैंड होगी उसको ग्रांट कर देगा टू पर्सन ऑन सच कंडीशन, किसी भी बंदे को जो वो कंडीशन मुनासिब समझेगा उन कंडीशन पे। नेक्स्ट वन है जी क्लास 2 इसकी, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में इशू ए स्टेटमेंट, फिर उस लैंड को अलॉट करने के बाद जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी वो एक बयान भी जारी करेगी, और स्टेटमेंट्स ऑफ द कंडीशंस ऑन विच इट इज़ विलिंग टू ग्रांट लैंड टू ए कॉलोनी टू टेनेंट्स, और कुछ कंडीशंस उसमें लिखेगी कि जनाब इस कंडीशन पे हम विलिंग हुए हैं कि ये कॉलोनी जो है किसी टेनेंट को दे दी जाए। 3rd वन है वेयर सच स्टेटमेंट ऑफ द कंडीशंस हैव बीन इशूड, जहाँ कहीं पे भी ऐसी कोई स्टेटमेंट जो है वो इशू कर दी जाएगी, द कलेक्टर में सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू,
फिर जो कलेक्टर होगा वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के कंट्रोल में क्या करेगा, अलॉट लैंड टू एनी पर्सन, फिर ऐसे किसी बंदे को लैंड अलॉट कर देगा टू बी हेल्ड सब्जेक्ट टू सच स्टेटमेंट्स ऑफ कंडीशन इशूड अंडर सब सेक्शन 2, उन कंडीशन के तहत जो सेक्शन 2 के तहत इशू की गई हैं। एज द कलेक्टर में रिटन ऑर्डर डिक्लेयर टू बी एप्लीकेबल टू द केस, या फिर कोई भी ऐसी कंडीशन जो कि कलेक्टर सब सेक्शन 2 में लिखेगा वो भी एप्लीकेबल होंगी। सब सेक्शन 4 है, नो पर्सन शैल बी डीम टू बी अ टेनेंट, किसी भी बंदे को टेनेंट तस्वुर नहीं किया जाएगा, और टू हैव एनी राइट और टाइटल इन द लैंड अलॉटेड, किसी भी लैंड में जो उसको अलाट कर दी गई है, अनटिल, शर्त ये है जब तक सच ए रिटन ऑर्डर हैज़ बीन पास, कोई ऐसा रिटन ऑर्डर पास नहीं हो जाता, एंड ही हैज़ टेकन पोजेशन, और जब तक उसके पास उसका कब्ज़ा नहीं आ जाता उस लैंड का, विद द परमिशन ऑफ द कलेक्टर, कलेक्टर की परमिशन के साथ, आफ्टर पोजेशन हैज़ बीन सो टेकन, कब्ज़ा लेने के बाद, द ग्रांट शैल बी हेल्ड सब्जेक्ट टू द कंडीशन डिक्लेयर्ड एप्लीकेबल देयर टू, और जितनी भी यहाँ पे कंडीशंस ऊपर तय की गई हैं वो भी एप्लीकेबल होंगी। नेक्स्ट है 11, लीगल इफेक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कंडीशंस, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट द ग्रांट ऑफ एनी टेनेंसी इन अकॉर्डेंस विद एनी स्टेटमेंट ऑफ कंडीशंस, जो ऊपर स्टेटमेंट थी कंडीशंस की, उनके तहत अगर कोई भी टेनेंसी ग्रांट होती है तो which has been or may hereafter be issued by the provincial government under the Government Tenants Act 1883, तो फिर क्या होगा, और under this act shall be deemed to be a transfer of land, उसको ऐसे ही समझा जाएगा जैसे गवर्नमेंट ने कुछ कंडीशंस तय करके लैंड को ट्रांसफ़र कर दिया है, विद द मीनिंग ऑफ द क्राउन ग्रांट्स एक्ट 1895, क्राउन ग्रांट एक्ट जो होगा उसके तहत जो यही समझा जाएगा कि ये लैंड ट्रांसफ़र हो गई है, एंड शैल बी गवर्नड बाय द प्रोविजन ऑफ द सेड एक्ट, और फिर उसी एक्ट के प्रोविजंस के तहत ही उसको गवर्न किया जाएगा, चलाया जाएगा। सेक्शन 12 है टेम्परेरी एब्सेंस, एनी कंडीशन इंक्लूडेड इन एनी स्टेटमेंट ऑफ कंडीशन विच इम्पोजेज ऑन ऑब्लिगेशन ऑफ रेजिडेंस, यानी कि कोई भी कंडीशन जो कि स्टेटमेंट में लिख दी गई थी वो इम्पोज होगी, जो एक ऑब्लिगेशन इम्पोज कर रही है वहाँ की रेजिडेंस पे, शैल नॉट बी डीम टू हैव बीन इन्फ्रिंज्ड, उसको जो है कभी भी इन्फ्रिंज नहीं किया जाएगा, सिर्फ इस वजह से ओनली ऑन दी टेम्परेरी एब्सेंस ऑफ ए टेनेंट, कि जो टेनेंट है वो आर्जी तौर पे गैर मौजूद है या मौजूद नहीं है। वो हैज़ एस्टेब्लिश ए परमानेंट रेजिडेंस, जहाँ पे उसकी परमानेंट रेजिडेंस होगी, इन दी एस्टेट, जिस किसी एस्टेट में, इन विच हिज होल्डिंग इज सिचुएटेड, जहाँ पे उसकी होल्डिंग, उसकी ज़मीन, उसकी लैंड सिचुएट करती होगी, ये टेम्परेरी एब्सेंस है। 13(1) है एंट्रीज इन रिकॉर्ड ऑफ राइट्स और एनुअल रिकॉर्ड टू बी इक्विवेलेंट टू एंट्रीज टू रजिस्टर्ड इशूड अंडर एक्ट 3 ऑफ 1893, where in any statement of conditions issued before the commencement of this act reference in made to any register, जब कभी भी ये स्टेटमेंट ऑफ कंडीशन जो है वो इशू की जाएगी बाय द गवर्नमेंट, और उसको किसी रजिस्टर में जो गवर्नमेंट टेनेंट्स एक्ट के तहत रजिस्टर बनाए गए हैं उसके रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में या एनुअल रिकॉर्ड में उसको दर्ज कर लिया जाता है, तो फिर क्या होगा, उसको ऐसे ही समझा जाएगा जैसे कि ये रजिस्टर्ड हो गई हैं वो टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं।